पहले मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूँ कि अभी हमारे अराउंड हो क्या रहा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। आपको लगता है क्या कि ऐसा करके कोई डेडलाइन था जिस दिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि अभी वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुका है? ऐसा नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो चुका है, ऐसा करके भी कोई डेट नहीं था। आज से 40 साल 50 साल बाद अगर कभी रियलाइज होगा लोगों को कि वर्ल्ड वॉर 3 था, तो कब स्टार्ट हुआ है उसकी डेट बड़ी कंट्रोवर्शियल रहने वाली है। मे भी 2021 में, कोविड के बाद, मे भी उसके बाद। अगर आप देखोगे इस समय क्या चल रहा है, भारत जो है सबसे बड़ा प्राइस पोजीशन है इस समय। जो पूरा जो विश्व है 2 पोल में डिवाइड हो चुका है। एक पोल में चल रहा है अभी रशिया एंड चाइना, दूसरे पोल में चल रहा है जो भी पूरा जो व्हाइट वाला वर्ल्ड है। मतलब इनका नेचुरल अलाइनमेंट आप कभी भी नहीं देखेंगे कि यूएस के अगेंस्ट में यूरोप बोलेगा, कभी नहीं होता ऐसा। सिमिलरली चाइना रशिया साथ में होते हैं। अब बीच में बचती है इस्लामिक कंट्रीज, वो आधी आधी जगह पर बट रही है। अफ्रीकन कंट्रीज में वो आधी बच रही है। भारत एक इकलौता ऐसा देश है जो बोल रहा है कि भाई अब हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, अगले 25 सालों में हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाले हैं वर्ल्ड में। मतलब यूरोप से बहुत बहुत बड़े होने वाले हैं। और इस वजह से बिफोर हम लोग बहुत सिग्निफिकेंट बन सके, अमेरिका कॉन्स्टेंटली हमें पुश कर रहा है कि हम उनका साइड ज्वाइन करें, क्योंकि वो हमें डरा रहे हैं चाइना से। भारत का जवाब आ रहा है कि हम जितना अभी तक हमारी जो हिस्ट्री है पिछले 20 साल 25 साल 30 सालों की, उसमें रशिया ने हमें अभी तक धोखा नहीं दिया है। तो इसके कारण भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया जा रहा है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, अब आप इसको फिर से नोट करिए। एक डेमोक्रेटिकली एक चुनाव होता है, इलेक्शंस होते हैं, वहां की नेता चुनी जाती है, रातों रात आर्मी के साथ में मिलके उनको हटा दिया जाता है। और अब स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट की मीडिया, भारत की मीडिया ने भी उसको बोलना शुरू किया कि कुछ पार्ट ऑफ भारत की मीडिया जो लेफ्ट को सपोर्ट करती है कि अब वहां पे क्रांति आई है। ये कैसी क्रांति है जिसमें वहां के जो इनोसेंट लोग हैं, जो वहीं पर पैदा हुए हैं, वहीं पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। ये कैसी क्रांति है? और डेमोक्रेसी कौन डिसाइड कर रहा है कि ये डेमोक्रेसी है? कौन से चुनाव हुए हैं जिसमें मोहम्मद यूनुस को उन्होंने सिलेक्ट किया है? अमेरिका ने या वेस्ट में? अभी मैं फिर से आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अमेरिका यूरोप हमेशा साथ रहते हैं। एक होता है जो उनको लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है, जैसे कि नोबेल प्राइज जिसको दिया। अब नोबेल प्राइज एक इकोनॉमिक्स में ये किस तरह की उनकी क्वालिफिकेशन है जिसके दम पे एक देश उनको चलाने के लिए दे दिया गया रातों रात। एंड नाउ वी आर सपोज्ड टू बी हैप्पी फॉर इट। हम रिजल्ट देख रहे हैं, वहां पर दंगे किए जा रहे हैं, जेनोसाइड किया जा रहा है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, लेकिन हम वी आर नाउ सपोज्ड टू बी हैप्पी कि अब वहां डेमोक्रेसी हो गई है। ये एक वन एग्जांपल है। इसी तरह आप अगर किसी भी टॉपिक को, कोई भी टॉपिक एक बड़ा बार बार लगातार अगर न्यूज मीडिया में आ रहा है, तो उसको सोचने का प्रयास करिए कि इसके पीछे कौन है। पैटर्न समझना शुरू करिए, क्योंकि स्पेशली सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप एक अगर व्यक्ति आप समझ जाते हैं ना, तो आप लोग 10-10 15-15 हजार, कई बार 10-10 लाख लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं। और ये सब इतना आसान नहीं है। ये जो नैरेटिव की जो वॉरफेयर है या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इसके बारे में ये 1940, 50, 60s में बहुत सीरियस इसमें स्टडीज हुए हैं। खासतौर पे ये हॉलीवुड के अराउंड की जो यूनिवर्सिटी है, बर्कले वगैरह, तो वहां पर इसके लिए बाकायदा रिसर्च किया गया है कि किस तरह से फोर्थ डायमेंशन का वॉर बोलते हैं इसको। सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ही नहीं होता, एक फोर्थ डायमेंशन का वॉरफेयर है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे पूर्वज बोलकर गए हैं, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, राइट? तो ये जो फोर्थ डायमेंशन वाला जो वॉर है, मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? चेतना, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा मन क्या है, हमारे विचार क्या है, हमें कितना आत्मविश्वास है, कितना करेज है, उसको कैप्चर करने का प्रयास किया जा रहा है कॉन्स्टेंटली। अभी भाई साहब ने थोड़ी देर पहले कैलाश भाई साहब ने बताया था, 3.5 घंटे की जो मूवीज हैं
वो कम होते होते पहले 90 सेकंड्स पे हुआ, फिर 60 सेकंड्स पे हुआ, फिर 30 सेकंड्स पे हुआ। क्यों हो रहा है ये? मतलब कोई भी चीज जो होती है, ये सारी जो चीजें हैं एल्गोरिदम के थ्रू डिजाइन की जाती हैं, किसी भी तरह का कोइंसिडेंस नहीं है, इसका एक पर्पस है। वो मैं आपको बताता हूँ। 12 वर्ष के आयु में हम लोग मतलब मेरी जनरेशन में हम लोग 4 घंटे 5 घंटे बैठकर पढ़ाई कर लेते थे। हम लोग बुक पढ़ते थे लंबी मोटी मोटी। मुझे याद है शिवाजी सावंत की जो मृत्युंजय थी 500-700 पन्ने की पुस्तक है, वो मैं पढ़ रहा था 4वीं और 5वीं क्लास में। अभी मैं देखता हूँ 4th और 5th स्टैंडर्ड के बच्चे फॉरगेट अबाउट बुक्स पढ़ना, वो तो भूल ही जाइए। उनको अभी नेटफ्लिक्स पे 1 घंटे की अगर मूवी होती है देखना है, वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक थिंग है। क्यों? क्योंकि अब वो केपेबल ही नहीं है। वो केपेबल नहीं है 30 सेकंड तक एक बात को सुनने के, 30 सेकंड तक किसी चीज पे फोकस करने के। और ये शुरुआत सारा जो सोशल मीडिया की जो एल्गोरिथम डिजाइन था, ये शुरुआत हुआ था यूएस से। चाइना टुक इट ओवर। अभी आप इसको देखते जाइएगा, ये 30 सेकंड का 15 सेकंड होगा, 15 सेकंड का 6 सेकंड होगा। आइडिया इज इतना नॉइज भर दो आप लोगों की तरफ चारों बच्चों में कि उन्हें समझ में ही नहीं आए कि क्या चल रहा है। सोचने की उनकी जो कैपेसिटी है वो ही खत्म हो जाए। और भी मतलब थोड़ा बहुत मैंने इंजीनियरिंग वर्ल्ड की 6th बेस्ट यूनिवर्सिटी ETH ज़्यूरिख वहाँ से पढ़ाई करा था। तो ब्रेन के बारे में जो रिसर्च होता है, तो एक अभी एग्जांपल दिया था भाई साहब ने कि मोबाइल है, वो आपको सोने नहीं दे रहा है, और क्योंकि सो नहीं पा रहे हो तो और मोबाइल यूज कर रहे हो, तो वो और सोने नहीं दे रहा है, और सोने नहीं दे रहा है तो आप और यूज कर रहे हो। सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ? हमारी प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में, खासतौर पे अगर यूथ की बात करें, रात में नींद नहीं आती है, 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक सो नहीं पाते हैं। जब सोते हैं तो आधी अधूरी नींद होती है, गहरी नींद नहीं आती है। सुबह जब उठते हैं तो उठते नहीं बनता है। 11 बजे 12 बजे 1 बजे पूरे दिन आधे उसमें रहते हैं। आप ना अलर्ट हो, ना आप कॉन्शियस हो, ना आप सो रहे हो। और वो क्यों हो रहा है? जो नेचुरल जो वेव्स होती हैं अर्थ की, या अगर ट्री की बात करें, या नॉर्मल इंसेक्ट्स की अगर बात करें, या हमारे ब्रेन वेव, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन वेव्स होता है वो 4 डीप स्लीप में 4 हर्ट्ज के अराउंड होता है। जब हम ध्यान करते हैं या पूजा कर रहे होते हैं 7.6 हर्ट्ज पे हमारी ब्रेन वेव्स होती हैं। और वही ब्रेन वेव्स अर्थ के एटमॉस्फेयर की भी होती हैं और ट्रीज की भी होती हैं, जो हमारी नेचुरल स्टेट है। हमारी नेचुरल स्टेट को हमसे छीन कर हमें जानबूझ के बीटा वाला स्टेज 40 हर्ट्ज पे पहुंचाया जा रहा है, ताकि हमारे मन में पूरे समय एंजाइटी रहे। तो अगर यहाँ से एक भी अगर मेरी एक बात अगर आप मानने को तैयार हो, तो सिर्फ इतना करिएगा, अपना जो मोबाइल का चार्जर है वो अपने बेडरूम से बाहर निकाल के दूसरे रूम में रखना शुरू कर दीजिए। आप 15 दिन में देख लीजिएगा कि आपकी नींद की क्वालिटी कितनी सुधर जाएगी। अब आते हैं ओरिजिनल टॉपिक के ऊपर में। तो नैरेटिव्स किस तरह से सेट किया जा रहा है? भाई साहब ने जैसा बताया, मैं भी उसको मानता हूं कि अगर हम युद्ध के बीच में हैं तो युद्ध में कोई न्यूट्रल नहीं होता है। या आप राष्ट्रवादी हैं या भारत के विरोधी हैं, इसके बीच का कोई पाला नहीं होता है। क्योंकि मतलब अगर आप न्यूट्रल हैं, अगर आक्रांताओं कोई हमसे ज्यादा पावरफुल, आप देखिए मतलब वेस्ट को और यूएस की अगर इकोनॉमी का साइज बताएं, उनके पास हमसे नहीं होगा तो 40 गुना ज्यादा रिसोर्सेज हैं। वो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक हैं। भारत के भी सारे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो सब उन लोगों के हाथों में है। उसके बाद भी अगर आपको किसी को भी लगता है कि ये कुछ लोग हैं जो भारत के लिए बात कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भाई हम तो न्यूट्रल हैं, तो आप न्यूट्रल नहीं हो, फिर आप आक्रांताओं के साथ खड़े हो। तो ये जब युद्ध होता है तो देश को चुनना बहुत बहुत जरूरी होता है। वो डिसीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक जो भी मीडिया में अब टॉपिक लग रहा है, हम उसको यहाँ से डाइसेक्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले अभी 2-3 साल पहले जो किसान आंदोलन हुए थे।
कुछ लोग बोलते हैं किसान आंदोलन थे, कुछ बोलते हैं कि जो खालिस्तानी लोग थे उन्होंने उसको हाईजैक करके खालिस्तानी आंदोलन बना लिया, क्योंकि देश का अगर अन्नदाता है, अगर वो किसान है, तो लाल किले पे चढ़ के वो भारतीय तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता है, पॉसिबल नहीं। तो वो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं, उन्होंने उसके अंदर घुस गए। अचानक से ये समस्या तो खत्म हो गई थी, राइट? मतलब मुझे याद है जब मैं छोटा था तो उस समय ये सब क्लीन अप हो गया था। 90s तक तो खालिस्तानी खत्म हो गई थी। अचानक से ये 2018, 19, 20 में दोबारा कैसे शुरुआत हुई, ठीक है? मतलब अब अगेन मैं फिर से खासतौर पे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करिए प्लीज। एक मिनट, मेरे और पानी चाहिए। पैटर्न आइडेंटिफाई करिए इसका। तो जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी बड़ा हो रहा है, वो कभी भी ऑर्गेनिक नहीं है, नेचुरली नहीं हो रहा है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये जो मैं बोल रहा हूँ ये कुछ मेरी कल्पना नहीं है, ये फेसबुक के पब्लिश रिपोर्ट्स हैं 2019 में, 2019 में ऑपरेशन के बीजिंग और उसके आसपास के आईपी एड्रेसेस ट्रेस हुए, वहां से 2000 प्रोफाइल क्रिएट की गई। उन्होंने अलग अलग जाके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अलग अलग ग्रुप ज्वाइन किए, और उनका टारगेट कौन था? सिख पॉपुलेशन जो यूके में रहती है, जो कनाडा में रहती है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, जो न्यूजीलैंड में रहती है। तो इन लोगों को कॉन्स्टेंटली, अभी फॉल्ट लाइंस की बात करें, फॉल्ट लाइन किसी को पता है फॉल्ट लाइन क्या होता है? फॉल्ट लाइन ऐसी कोई भी चीज जो बीच की जो दरार होती है जिससे कि आप तोड़ सकते हो। हर जगह पर आपको फॉल्ट लाइन मिल जाएगा। देश में अगर हम बात करें तो रिलीजन के नाम पे नॉर्थ साउथ की डिवाइड हो सकता है, अगर आप या रिलीजन के उस पे हो सकता है, या कम्युनिटी के अंदर हो सकता है। किसी भी कम्युनिटी में आप चले जाओ, उसके अंदर भी डिवाइड पॉसिबल है। कायस्तों में जाएंगे, ब्राह्मण में जाएंगे तो वो बोलेंगे हम आप सरजू पा रहे हो, हम सरजू पा रहे हैं, वी आर सुपीरियर, इट्स अ नॉर्मल थिंग। जो मैनेजमेंट साइंस है वो बताती है 6 से ज्यादा जब भी लोग अगर इकट्ठे होते हैं, जहां 6 से 7 होते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। 2 ग्रुप में बढ़ते हैं, कुछ दिनों उनको और रखो, कुछ दिनों के बाद दोनों क्लेम करना शुरू करते हैं कि हम लोग सुपीरियर हैं और दूसरा इंफीरियर है। मतलब आप नॉर्थ साउथ तो छोड़ दीजिए, हम मध्य भारत की बात करते हैं तो बुंदेलखंड और मालवा में बटा हुआ है, और दोनों क्लेम करेंगे। बुंदेलखंड बोलेंगे कि हमारा कल्चर ज्यादा ओल्ड है, मालवा बोलेंगे हमारा खाना बेटर है। पोहा जलेबी को लेकर आज तक डिसीजन नहीं हो पाया। तो सिमिलरली फॉल्ट लाइन, देश की फॉल्ट लाइन तो एक बार हम संभाल सकते हैं। अभी जो सबसे बड़ी जो लड़ाई चल रही है वो परिवार के अंदर फॉल्ट लाइन क्रिएट हो रही है। खास तौर पे अभी जो यंग बहनें हैं, लड़कियों की बात कर रहा हूँ, ये सब विमेन इंडिपेंडेंस और लड़कों की बात कर रहे हैं। मैं और मेरी धर्मपत्नी कभी भी 2 यूनिट नहीं हो सकती हैं। जिस दिन हम दोनों ने सोच लिया कि हम दोनों अलग हैं, हम वैसे ही दोनों फेल हो गए। शादी या विवाह या फैमिली एक ऐसी चीज होती है, या तो दोनों सक्सेसफुल होते हैं या दोनों फेल होते हैं। तो ये जो भरा जा रहा है ना कि लड़कियों के साथ में, लड़कों को बोला जा रहा है कि तुम लोग विक्टिम हो। मैं लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। बचपन से पढ़ाई कर रहे हो, सुबह 5 बजे उठते हो, इंजीनियरिंग एंट्रेंस निकालते हो, फिर MBA निकालते हो, फिर नौकरी करते हो, फिर नौकरी होने के बाद अगर अच्छी नौकरी होती है तो तुम्हारी शादी होती है। शादी होने के बाद में तुम जीवन भर EMI भरते रहते हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलता, राइट? तो दुनिया का हर लड़का अपने आप को विक्टिम समझ सकता है। लड़कियों को भी विक्टिम बताया जाता है कि तुम्हारे मर्जी से तुम कपड़े नहीं पहन सकते हो, अपनी मर्जी से खाना नहीं खा सकते हो, वगैरह वगैरह। एक नेशनल एक मैटर किस तरह से बनाया जा सके, और वहाँ पे भी 2 क्लैंस हैं, और ये मतलब इतना बड़ा अभी मुद्दा बन गया है। 2-3 महीने पहले मैं आर्मी वॉर कॉलेज में भी नैरेटिव वॉरफेयर के ऊपर में एक ट्रेनिंग सेशन दे रहा था, तो वहाँ पे मणिपुर पे केस स्टडी किया गया, किस तरह से वहाँ के दोनों क्लैंस को समझाया जाए कि तुम दोनों, गांव तो तुम लोगों का ही है, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो। और सो कॉल्ड हमारे काफ़ी कुछ ऐसे फ्रेंड्स कंट्रीज हैं, उनके बनाए हुए वेपन्स वहाँ पे मणिपुर में मिल रहे हैं। एक मणिपुर आप नोट करके रखिएगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स खास तौर पे अभी नहीं तो अगले 2 साल के अंदर में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा बनाने का प्रयास होगा उसका। दूसरा हम आते हैं ये शो द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है, ये कहाँ से आया है?
मतलब ये क्यों आया है। और फिर से आप एक पैटर्न देखिए, 2011 में कितने लोगों को याद है जब ये सिटीजन अगेंस्ट करप्शन जो आम आदमी पार्टी की जो फाउंडेशन हुई थी, उस समय आपको याद होगा। तो एक बहुत सिंपल सी उन्होंने एक टोपी रखी थी, ठीक है। तो उस समय उन्होंने उस तरह की टोपी रखी। अभी अगर बात करें तो एक ये छोटा सा एक रेड बुक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका बाद में पता चला कि अंदर से वो कोरी भी थी, वो रख रहे हैं। ये कहां से आ रहा है? इसका आंसर है एक सर्बियन एक्सपर्ट हैं डीप स्टेट के, उनकी एक्सपर्टीज है जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको बिना किसी वॉर के चेंज करना। तो उनकी मतलब ही हैज बीन इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स, जैसे इजिप्ट के अंदर में जो तहरीर स्क्वायर का हुआ था। तो वो क्या करता है कि छोटी छोटी चीजें, और इसीलिए ये जो भारत तोड़ो यात्रा है या संसद के बाहर जो खड़े होकर वो जिस तरह की हंसी टिटोली कर रहे हैं संसद की गरिमा को कम करने वाली, आप उसको बोल सकते हैं कि हंस सकते हैं किसी राजनीति किसी पॉलिटिशियन के ऊपर कि यार वो तो जोकर है या उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो इसके पीछे की जो साइंस है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। ये 2022 में द सेम सर्बियन एक्सपर्ट ही केम टू गोवा। एक हफ्ते के लिए उन्होंने हमारे देश के कुछ चुने हुए 20-25 जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ में एक हफ्ते की वर्कशॉप रखी। और वर्कशॉप जैसे ही खत्म हुई, सबसे पहला मुद्दा अगर आप देखेंगे, एक भारत जोड़ो यात्रा होती है और उसके इमीडिएट बाद क्या होता है? कास्ट सेंसस। किसी को आइडिया है कास्ट सेंसस ये वर्ड किसने कॉइन किया है और कब किया है? भारत में कास्ट का सेंसस होना आवश्यक है, ये कॉन्स्टेंटली बात बोली जा रही है। ये कहां से आ रहा है? ये विचार कहां से आ रहा है? 2015 में क्रिस्टोफ जेफरलिन, उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने बताया था, बिकॉज वंस अगेन कास्ट इज, अगर आप फैमिली से बाहर निकलो, सोसाइटी में आओ, तो कास्ट इज अ फॉल्ट लाइन जिसके दम पे भारत को तोड़ा जा सकता है। तो इन लोगों का एक जो भी भारत के अगेंस्ट में जितना भी जो नैरेटिव जो सेटअप किया जा रहा है, आप लोग बैठेंगे प्लीज। देखिए टॉपिक थोड़ा सीरियस है, आप लोग आपस में अगर बात करेंगे ना तो मुझे भी मजा नहीं आएगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा कुछ। तो थोड़ा शांति रखेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, पहली स्लाइड पे आते हैं। हाँ, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ऑपरेशन के चाइना से स्टार्ट हुआ और मतलब धीरे 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 करके शुरुआत में वंस अगेन जो हमारे जो सिख भाई हैं, जो खास तौर पे कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो बाहर रहते हैं, उनको टारगेट किया गया, उनको कॉन्स्टेंटली फीड किया गया। सबसे आसान चीज क्या है किसी को भी भरोसा दिलवाना? मैं आपको अभी यहां पर बैठ के बता सकता हूं, आप बहुत बड़े विक्टिम हैं, क्योंकि इनको देखिए दोनों तरफ से इन्होंने कितनी सारी सीट लेकर रखी है, आपको जगह नहीं मिल रही है। या प्लेन में अगर आप बैठ रहे हो तो प्लेन में भी आप विक्टिम की तरह फील कर सकते हो कि मुझे अपना जो कोनी टेकने का मुझे नहीं मिला। कोई सा भी टॉपिक उठा लो आप। इसीलिए विक्टिमहुड जो इनका सबसे बड़ा वेपन है किसी के भी अगेंस्ट, महिलाओं को विक्टिम बनाना, पुरुषों को विक्टिम बनाना, मुस्लिम्स को विक्टिम बनाना, सिख को विक्टिम बनाना, दलित को विक्टिम बनाना। तो सिमिलरली इसमें इन्होंने सिख्स को बताया कि तुम लोग विक्टिम हो, तुम लोग वॉरियर क्लैन हो, तुम लोगों ने तो सारा चीजें करा है, इन लोगों की रक्षा करी है, एंड अब ये लोग असर्ट कर रहे हैं और तुम लोग एक छोटे से एक स्टेट में रह गए हो। नाउ यू डिजर्व योर ओन कंट्री। सो ये 2018-19 से ये स्टार्ट हुआ। ये फेसबुक की पब्लिश की हुई रिपोर्ट्स हैं।
अब इसमें जो किसान आंदोलन हुआ वो बड़ा वायलेंट हुआ। मतलब आपने अगर वीडियोस देखे होंगे और अगर आपको याद होगा तो उसको बैरिकेड्स को ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स उसको तोड़कर ऊपर जा रहे हैं। कैसे हुआ ये? इट्स नॉट इजी। आप लोग यहाँ बैठे हो, लाइक 500-700 लोग हो, अचानक से अगर मैं चाहूँ आपको कि आप वायलेंस स्टार्ट कर दो, इट्स नॉट गोना बी इजी। एक हजारों लोगों को मॉब मेंटालिटी में लाने के लिए, मॉब मेंटालिटी मतलब जहां पर वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सोचे बिना कर रहे हैं, और लाना आसान नहीं होता है, उसको करने के लिए बहुत एफर्ट्स लगता है। संगीत है एक बड़ा इस्टेब्लिश मीडियम है। कभी भी अगर आप देखेंगे कि पुराने टाइम में भी जो महाभारत के समय बताते हैं, जब युद्ध होते थे तो शंखनाद होता था। भगवान कृष्ण का जो शंख था वो पांचजन्य था उसका नाम। तो हमेशा युद्ध के समय म्यूजिक बजाया जाता है। तो सेम थिंग है यहाँ पे। अगर हॉलीवुड की भी अगर आप कोई सी वॉर मूवीज देखेंगे तो आप हमेशा देखेंगे वेरी हार्ड रॉक बैंड बजाते हैं वो लोग लड़ाई करते समय, बिकॉज म्यूजिक आपको एक्साइट करता है। तो सेम थिंग यहाँ पर हुआ, एल्गोरिदम्स यूज किया गया। और इनके जो अगर आप 21, 22, 23 सॉन्ग्स अगर देखेंगे तो सॉन्ग्स, आधे सॉन्ग्स आर अबाउट गन, आधे सॉन्ग्स आर अबाउट कि मेरे पास इतने लड़के हैं, तेरा गांव जला दूंगा, मेरे पास इतनी गन्स हैं, तुझे गोलियों से भून दूंगा, ऑल ऑफ इट। अब मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था उस समय कि ये इस तरह के अजीब अजीब से किस तरह के सॉन्ग्स हैं। मतलब एक होता है R.D. बर्मन जी हैं, किशोर कुमार हैं, कि सॉन्ग सुनो और आपको अच्छा लगता है। दूसरा है वो पूरा सॉन्ग इज अबाउट कि उसकी बंदूक में कितनी गोलियां हैं। ये कौन सुन रहा है? एंड देन वी रियलाइज कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं। ये देखिए आप, ये YouTube म्यूजिक से लेकर स्पॉटिफाई, अमेजोन म्यूजिक, एप्पल म्यूजिक, इन सब ने उस समय अग्रेसिव वायलेंट जो सॉन्ग्स होते हैं उनको प्रमोट किया लगातार। और फिर मैंने उसका जब वीडियोस देखे, अगर आप दोबारा आप YouTube पे जाएंगे और फिर से वीडियो चेक करेंगे, जो तोड़फोड़ हो रही थी उस समय, जो किसान आंदोलन के समय, पीछे कॉन्स्टेंटली सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग्स बज रहे हैं। तो ये एक और वेपन है। ये जो म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स हैं, ये एक बहुत बड़ा वेपन है। इन मैडम का नाम सुना है किसी ने यहां पर? संजना राजगढ़िया? नहीं सुना किसी ने? बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। सो एक नॉर्मल व्यापारी फैमिली से, मारवाड़ी बिजनेस फैमिली से एक लड़की निकलती है, पढ़ाई लिखाई में अच्छी रहती है, इवेंचुअली उसको हार्वर्ड की स्कॉलरशिप मिल जाती है। हार्वर्ड उसको स्कॉलरशिप देता है और उसके जो प्रोफेसर्स हैं, पूरे 2 साल कॉन्स्टेंटली उसको बताया जाता है कि किस तरह से राइट विंग, द सो कॉल्ड राइट विंग, कंट्रोल कर रहा है पूरे भारत की मीडिया को। उसके ऊपर उससे फाइनली ये सारी चीजें कर सो ये इनका परिचय देखिए। इंजीनियरिंग करती हैं सिंगापुर की बेस्ट यूनिवर्सिटी से, मतलब जहां पर अगर मेरी बेटी का एडमिशन हो जाए तो मैं मिठाई बांटू पूरे मोहल्ले में, इतना अच्छा स्कूल। वहां से उसके बाद में इंजीनियरिंग से जाती हैं पब्लिक पॉलिसी में। पब्लिक पॉलिसी के बाद में ये सारा एक अपनी थीसिस करती हैं कि भारत में सोशल मीडिया को राइट विंग ने किस तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ है। ये इनकी थीसिस थी कि कश्मीर रिलेटेड जो डिस्कोर्स है वो भारत में वो क्या है। भारत, कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। मतलब इसमें थीसिस, उसके ऊपर वो थीसिस कर रहे हैं कि ये सही है या गलत है। एनीवेज, इसके बाद ये यहाँ से हार्वर्ड, इनकी जैसे ही मास्टर्स किया इन्होंने पॉलिसी में, पब्लिक पॉलिसी में, तो ये ज्वाइन करती हैं स्पॉटिफाई को पॉलिसी टीम में। पॉलिसी टीम में 6 महीने रहती है और उसके इमीडिएट बाद शी गोज टू एल्गोरिथम डिपार्टमेंट, डेटा साइंस। और आप उसका फिर अब आप देखेंगे, अब आपको पूरा जो लूप है वो आपको समझ में आ गया होगा। इन्होंने ये ज्वाइन करती हैं 2019-20 में, और उसके बाद 22-23 में स्पॉटिफाई पूरे वायलेंट सॉन्ग को कॉन्स्टेंटली प्रमोट कर रहा है। कश्मीर के लिए अलग, खालिस्तान के लिए अलग, पंजाब इज अ सेपरेट कंट्री, ये सारी चीजें। सो ये एक केस स्टडी हुआ। सेकेंड केस स्टडी पे बात करता हूं मैं, ऑपरेशन जीरो जेनो।
एआई का उपयोग करके हमारे सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्री इजराइल के अंदर से एक प्राइवेट कंपनी होती है, वो क्या करते हैं कि भारत विरोधी कुछ हद तक जो उस समय जो एस्टैब्लिश जो गवर्नमेंट थी वो बीजेपी की थी, तो बीजेपी विरोधी ये सारे चीज़ों को लेकर फेक प्रोफाइल बनाते हैं और उसके बाद कॉन्स्टेंटली पूरे भारत के सोशल मीडिया को फ्लड कर देते हैं इन सारी चीज़ों से। और ये जो पूरा जो मिशन है ये कंडक्ट किया जाता है इजराइल में बैठकर। तो अगेन ये मतलब मैं हवाई कल्पना नहीं बात कर रहा हूँ, ये इस्टेब्लिश रिसर्च है, ओपन एआई ने पब्लिश किया था अपने रिपोर्ट में, उसमें उन्होंने मेंशन किया है इसको। ईवी इंडस्ट्री, मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये सब नोट करिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी से अगले 2 साल के बीच में ये सारे टॉपिक्स को एक एक कर उठाया जाएगा। तो गडकरी जी, इनका मिशन है कि भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल की सुपर पावर बनाना। अगर ये सक्सेसफुल होते हैं और अगर भारत सुपर पावर बन जाता है तो इसमें नुकसान किसका है सबसे बड़ा? इस समय इंटरनेशनली चाइना सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक सुपर पावर है। चाइना के बाद में ऑफ कोर्स क्योंकि एलोन मस्क ने यूएस में बनाया है टेस्ला वगैरह, सो दे आर आल्सो डूइंग रियली वेल, बट इंडिया एक सीरियस थ्रेट है यहाँ पर। अगर भारत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर कुछ अच्छा कर लिया तो चाइना की सुपरमेसी खत्म हो जाएगी। अब ये ना हो इसके लिए इतने एंगल से इनकी पॉलिसी को क्रिटिक किया जा रहा है। एक तरफ ये न्यूज़ देखिए कि चाइना ने $230 बिलियन स्पेंड कर रहे हैं, फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक तरफ हमारे लिए कॉन्स्टेंटली ये कांग्रेस का केरला का ईवी ग्रिड डिजास्टर, दिस इज द हेडलाइन, इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रिड डिजास्टर, हाउ आवर थॉटलेस ईवी पॉलिसी इज गोइंग टू इंडेंजर इंडियाज फ्यूचर। अब मतलब केरला में अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक के, एंड मैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ये देखा कि इस टॉपिक के पहले और इस टॉपिक के बाद सारे ट्वीट्स उनके सेंसलेस हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पर्टिकुलर थिंग ऐसा लग रहा है कि कोई हार्वर्ड से किसी पीएचडी ने लिखी है पूरा एक थ्रेड। मेरे पास कैसे आया? मेरा बिजनेस स्कूल, लंदन बिजनेस स्कूल से मैंने एमबीए किया था, तो वहाँ पे कुछ 80 सीईओज का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर कॉन्वर्जेशन हो रहा है, एंड आई वाज लाइक रियली क्यूरियस कि ये अचानक से एक भारत के सदर्न स्टेट की एक पॉलिटिकल पार्टी भारत के इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में इतनी डिटेल्ड रिसर्च क्यों कर रही है? मतलब उनका तो कहीं से सेंस नहीं बनता है। सो देन इसमें पढ़ते फाइनली समझ में आया कि व्हाट इज द गेम। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर आएगा, या सोशल मीडिया में अगर ये जो टोल्स को लेकर जो मीम्स चल रहे हैं, टोल टैक्स ऐसा थोड़ी है कि आज से स्टार्ट हुआ है, मतलब तो 70 सालों से है, हम लोग दे रहे हैं ना, रोड टैक्स तो हम दे रहे हैं। अगर हमें कहीं जाना होता है, कहीं रोड अच्छी होती है तो हमें पर्ची कटवाते हैं, हमेशा से रहा है। लेकिन ये जो अचानक से मैंने देखा कि कॉन्स्टेंटली थाउजेंड्स ऑफ हैंडल्स मीम्स उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली दिए जा रहे हैं। एक बायो डीजल के अगेंस्ट में मीम्स आएगा, तो हमेशा अगर कोई भी नया मीम आ रहा है, कोई भी नया टॉपिक आ रहा है, आप अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि थोड़ा सोचिए, उसका पैटर्न समझिए कि अगर ये मीम सक्सेसफुल होता है तो किसको नुकसान है और किसका फायदा है। तो ये वाला जो है ये चाइना को बेनिफिट होने वाली चीज़ें हैं, तो इस पे खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसी चीज़ है, अगले आप 4 साल 5 साल कॉन्स्टेंटली इसके बारे में आप सुनेंगे। तो क्यों है उसका रीज़न ये मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली ये देखिए एक और है। अब ये भाई साहब मतलब ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, इनका नाम आया है, चाइना फंडेड ये पोर्टल्स चलाते हैं। नाउ सडनली ये बात कर रहे हैं एप्पल सप्लायर फॉक्सकॉन रिजेक्ट्स मैरिड वुमेन फ्रॉम इंडिया आईफोन। क्यों कर रहे हैं? मतलब क्योंकि ये सबसे आसान है। एक आईफोन की फैक्ट्री में 20,000 25,000 लोग एम्प्लॉयड हैं। यहाँ से हमने अब आईफोन हम पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले हम चाइना का बना हुआ यूज़ करते थे, अब हमारा बना हुआ वहाँ पे जा रहा है बाहर। तो ये तो इन लोगों के मास्टर्स को पसंद नहीं आ रही हैं सारी चीज़ें।
तो ईजीएस्ट थिंग है अटैक करने की कि मैरिड वुमेन है उसको नौकरी से निकाल दिया, या प्रेग्नेंट वुमेन है उसको नौकरी से निकाल दिया। अब उसके पीछे की जो सच्चाई है वो कभी आप तक नहीं आएगी। हो सकता है वो 1 महीने तक काम पे ही नहीं आए हो, वी विल नेवर नो अबाउट इट। बट जो हाईलाइट आएगा वो फिर से देखिए, नैरेटिव पे मैं फिर से वापस आ रहा हूं। व्हाट इज अ नैरेटिव? इट्स अ कोहेरेंट स्टोरी विद अ मैसेज। कोहेरेंट स्टोरी, एक स्टोरी है और इसमें हमेशा देखना आप, इन्होंने दिखाया मैरिड वुमेन, तो अभी वुमेन को बता दिया भाई तुम लोग विक्टिम हो, तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बिकॉज पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर। आप इमोशंस अगर उसके अंदर मिक्स करोगे ना तो आपको फील कराया जाएगा, खासतौर पे सिंपैथी। अभी लेटेस्ट अगर हम बात करें तो वो जो अनफॉर्चुनेट बैंगलोर के एआई इंजीनियर के साथ हुआ है, जो इट्स अ सिंपल केस ऑफ वन क्रिमिनल एक्सप्लॉइटिंग द सिस्टम टू हरास हर हस्बैंड। उसमें जेंडर वॉर में मत कन्वर्ट करने दीजिए उसको। लड़के बोल रहे हैं हम शादी नहीं करेंगे, लड़कियां बोल रही हैं तो दहेज के कारण हम लोगों के साथ भी हुआ है। डोंट गेट इनटू दिस, बिकॉज ये डिजाइन कर रहे हैं स्पेसिफिकली इसलिए। जेंडर वॉर की कोई जरूरत नहीं है। एक क्रिमिनल है उसको बोलो कि वो तुम क्रिमिनल हो, उसके जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन उसके चक्कर में ये जो कांस्टेंट अभी अचानक से भारत में, मैं खासतौर पे इंस्टाग्राम ट्विटर कॉन्स्टेंटली पिछले 7 दिनों से लड़ाइयां देख रहा हूं कि लड़के और लड़कियों के बीच में आपस में लड़ाइयां चल रही हैं। बट दैट इज द पर्पस। तो कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, किसी भी चीज को लेकर अगर आपके अंदर से आउटरेज आ रहा है, गुस्सा आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो उस पर पहले सोचिए ये जो गुस्सा है ये मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, आपके अंदर भरा जा रहा है आउटरेज। तो उसके शिकार मत बनिए। ये जो डिजाइन्स हैं उसको अगर समझ लेंगे, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करेंगे, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि आधी लड़ाई हमारी उसमें ही खत्म हो जाएगी अगर आप लोग समझना शुरू कर दो तो। ध्रुव राठी, ये इनका देखिए ग्राफ 2019, 2021, 2022 एंड ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ 2022 तक ये उनके टोटल ट्रेंड है। इतने लोग उनको जानते थे, इतने लोग उनको सर्च करते थे। फिर क्या हुआ? फिर टाइम्स मैगजीन ने इनको सिलेक्ट किया एंड नाउ सडनली ही इज अ फैक्ट चेकर बाय द वे। सो फैक्ट चेकिंग इंडियन मीडिया इज टफ। ध्रुव राठी यूजेस यूट्यूब टू डू इट। और ऐसा करके टाइम्स मैगजीन ने उसको वर्ल्ड के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग यूथ में की जो लिस्ट है उसमें सिलेक्ट किया। ये हुआ 2 साल पहले चुनाव के, और उसके बाद अचानक से उसका जो इम्पैक्ट है आपने देखा कि गांव-गांव तक जाकर जो वीडियो वैन्स हैं वो उनको लेकर गए और वहां पे उनको किया। मतलब किशोर कुमार बहुत बड़े स्टार हैं। हम सबको पता है कि किशोर कुमार के फेमस सॉन्ग्स आपको सबको पता होगा, राइट? उनको छोड़ते हैं। चलिए मैं यहाँ से दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। सोनू निगम बहुत बड़े सिंगर है, उनके सॉन्ग्स आपने सबने सुने होंगे। कुमार सानू के बहुत सारे हिट सॉन्ग सुने होंगे, उदित नारायण के सुने होंगे। अभी नए उसमें आते हैं तो बादशाह बहुत बड़े स्टार हैं, उनके बहुत सारे हिट सॉन्ग्स हैं, आपने सुने होंगे, राइट? हनी सिंह के सॉन्ग सुने होंगे, सुनिधि चौहान के सुने होंगे। इस समय इंडिया में कॉन्स्टेंटली अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत भर में शो हो रहे हैं एक व्यक्ति के, दिलजीत दोसांझ। उसका किसी ने भी एक भी सॉन्ग आपको पता है, आपने सुना है? एक भी सॉन्ग? वो फेमस है, बहुत बड़ा सिंगर है, सॉन्ग वैसा भी हिट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने नहीं सुना उसका। आप मतलब अभी मैं पूछूं कि इंदौर में आए थे ना कुछ समय पहले, कोई सा सॉन्ग पता है आपको? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, राइट? तो ये कैसे स्टार्स हैं जो सिंगर हैं, इस वजह से स्टार हैं, लेकिन उनका सॉन्ग कोई सा भी हिट नहीं है। हीरो है लेकिन फिल्म भी कोई सी भी हिट नहीं है। वंस अगेन आप जाइए उनको और सिलेक्टेड है ये। जब किसान आंदोलन हुआ था उस समय मेरी जो टीम है, हम लोग ट्रैक करते हैं जनरली कि कौन किस डायरेक्शन में क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये व्यक्ति बहुत डेंजरस होने वाला है भारत के लिए। उसको स्टार बनाया जा रहा है, जैसे ध्रुव राठी को बनाया गया, इसको स्टार बनाया जा रहा है।
अभी आप देखिएगा। और गूगल पे आराम से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जितने हैं, अब आप जाइए और सर्च करिए, इस पे रिसर्च करिए, गूगल पे सर्च करिएगा। अमेरिका के जो कॉमेडी शो हैं, अचानक से उसमें इनवाइट किया जाएगा उसको। उनको हो सकता है टाइम्स की जो लिस्ट है उसमें इनवाइट किया जाए अचानक से। मतलब एक भी गाना उनका हिट नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया भर में उनके शो चल रहे हैं। और पूरी दुनिया भर में इस समय तो, क्योंकि अब ये ऐसा समय, भारत में अगर उसको अपनी पहचान बनाना है, भारत में अगर उसको इम्पैक्ट करना है, तो यहाँ पर वो सारी चीजें करेंगे जो उनसे अपेक्षित है। असलियत वो एक बार दिखा चुके हैं, लेकिन 2021 और 2022 में, तो उसको याद रखते हुए चलिएगा और इसको नोट रखिए। अगर आज नहीं, जो भी क्रिटिकल टाइम होगा, जिस समय ये जो खालिस्तान अगर मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ आता है, पीक पकड़ता है, ये बंदा उनका स्पोक्स पर्सन बन जाएगा उस समय, उनकी तरफ से बोलेगा वो, इसीलिए उसको क्रिएट किया जा रहा है। अब इस पूरी केस से एक जो सीखने वाली बात है हमारे लिए, वो ये है कि हम लोग जो होता है काफी सारी चीजें शॉर्ट टर्म करते हैं। हमें चाहिए कि आज हमने किया पोस्ट और कल हम वो वायरल होना चाहिए, 1 मिलियन लाइक हो जाए और 50,000 शेयर हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। लेफ्ट या जो भारत विरोधी जो ताकतें हैं, वो लंबा इन्वेस्ट करती हैं। कास्ट सेंसस है, वो 2015 में उन्होंने उसकी प्लान करा। इस बंदे को 2024 के इलेक्शन में यूज करना था, तो 21 और 22 में उसको सिलेक्ट किया। दिलजीत को अगले टाइम पे यूज करने वाले हैं 4 साल 5 साल बाद, तो आज से उसको बनाना शुरू किया, उसको एक बड़ा आइकन। मुझे संग में मनमोहन भाई साहब ने एक बार एक वो बताया था कि जब फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इंडिया आए थे, तो ये जो मैक्लोय के अंडर में उन्होंने एक सेंटर बनाया था स्टडी करने के लिए। उन्होंने 35 साल तक स्टडीज में कुछ भी टच नहीं किया। 35 साल सिर्फ उन्होंने भारत का जो धर्म है, जो परंपरा है, जो कल्चर है, उसको समझा पहले। 35 साल उन्होंने वेट किया, जब उनके पास प्लान बना तब उन्होंने एक्ट करना शुरू किया। तो हमें जो इससे सीखना है वो ये है कि शॉर्ट टर्म ना करें कोई भी चीजें, लॉन्ग टर्म रखें। और देखिए ये क्या होता है कि 4 चीजें एंटरटेनमेंट के लिए कर दो और एक रील भारत के लिए बना दो, ऐसा नहीं है। एंटरटेनमेंट के अंदर भी भारत है, हास्य के अंदर भी भारत है, आप वीर रस के अंदर भी भारत की बात कर सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक के अंदर में अगर आप भारत प्रेमी हैं, तो आपका जो स्लैंट है वो अपने आप ही निकल कर आएगा। तो एक्स्ट्रा कुछ हेल्प वो करने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अवेयर रहिए कि हमारे अराउंड चल क्या रहा है। एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि 2030 या 2035 में, मतलब अभी इस समय जो बड़े जो ट्रिगर्स हैं, अगर चाइना और ताइवान के बीच में लड़ाई हो जाती है तो एक और वॉर फ्रंट स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में ऑलरेडी प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। मिडिल ईस्ट में इजराइल पैलेस्टीन के बीच में वो सारी चीजें जो हो ही रही हैं। इनफैक्ट सीरिया का तख्ता पलट हो गया है, बांग्लादेश का तख्ता पलट हो गया है। तो धीरे धीरे करके एक जो फॉर्मल जो स्टार्ट है, जो अनाउंसमेंट है, वो 2 साल 3 साल बाद कभी भी हो सकता है। और वो क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि भारत सरकार क्लियरली बोल के रख रही है, नाउ एट $4 ट्रिलियन इकोनॉमी विद 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, आई डिजर्व टू हैव माय ओन साइड। मतलब वो बोल रहे हैं, ना हम चाइना की तरफ है और ना हम यूएस की तरफ है, हम अपनी तरफ है। नॉट माई सर्कस, नॉट माई मंकी। आप लोगों को जो भी करना है आपस में आप लड़ाई करो, हमें उसके अंदर नहीं आना है। अगर भारत को फोर्सफुली, और ये बांग्लादेश के अंदर में जिस तरह से आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है, मणिपुर के अंदर जो जिस तरह से आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है, अगर ये जो 2 रिजल्ट्स अभी रिसेंट आए हरियाणा के और महाराष्ट्र के, अगर वो थोड़े से डिफरेंट होते तो इनको देखिए आप, सो कॉल्ड फार्मर्स, वो पंजाब से मतलब किसी भी एक्सक्यूज को बना के वो दिल्ली में लाल किला लूटने के लिए रेडी बैठे रहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इसमें। हमारे जो इमोशंस हैं, जो हमारे और आप लोगों के जो फॉलोअर्स हैं, उनके इमोशंस को मैनिपुलेट मत होने दीजिए। कोई भी जो चीज है, कोई भी बड़ा न्यूज आ रहा है, उसको इमीडिएटली उसको डिकोड कर बताइए कि क्यों किया जा रहा है। इन लोगों में लेफ्ट में आप देख लीजिएगा, वो कितने भी चुनाव हार जाए,
वो अपना टॉपिक नहीं छोड़ते हैं, वो 10 साल तक लगे रहेंगे। उसमें क्या होता है कि धीरे 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 करके डेंट पड़ जाता है, धीरे 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 करके उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। हम लोग के सामने जो परेशानी है, पहले तो सबसे पहले परेशानी तो ये है कि अगर हमारे कल्चरल हिस्टोरिकल भी हम बात करें तो ऋषि मुनियों के समय से हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करना एक तुच्छ काम माना गया था। तभी से हमारे यहाँ चलती थी स्मृति और सुक्ति, और उसमें भी जो बड़े जो ऋषि जितने महान होते थे वो थ्योरेटिकल काम करते थे। वो बताते थे कि जैसे अद्वैत आदि शंकराचार्य जी का, तो बता रहे हैं कि विश्व कैसे बना है, शिव क्या है, शक्ति क्या है, तुम क्या हो। लेकिन लिखने का काम किसी को नहीं करना था, और वो आज भी वही सारी चीजें। हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग बहुत हमेशा से वीक रहे, आज भी वीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा स्टार्ट हुआ तो वो उसका जो पर्पस है वो लॉन्ग टर्म नहीं है। काफी सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ में मेरी शिकायत ये है कि आप लोग, आई अंडरस्टैंड द प्रेशर टू गेट वायरल कि मुझे इतने लाइक्स चाहिए या इतना शेयर चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म काम करने के लिए तैयार नहीं है। अब उसमें क्या होता है कि एक कोई सी चीज वायरल हुई, उसी को सेम कंटेंट को 1000 इन्फ्लुएंसर्स तक चिपका रहे हैं, तो उसमें कोई नॉवेल्टी नहीं बचता है, कोई नॉवेल्टी नहीं बचता है, कोई आपकी ओरिजिनलिटी नहीं बचती है, ऑथेंटिक नहीं बचते हो। अपने अंदर से लेकर आओ कि अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो हिस्ट्री पे बात करो, साइंस पसंद है तो साइंस पे करो, बट देन स्टिक टू इट। जो हमारे विरोधी ताकतें हैं, आप उनमें देखिए, उनके बिल्कुल बटे हुए हैं वर्टिकल। जो लड़की है, अगर वो हिस्ट्री की बात करे तो वो सिर्फ हिस्ट्री की करेगी, वो रिलीजन पे नहीं जाएगी। इसको स्टैंड अप कॉमेडीज, ये भी एक है। अब इसमें खासतौर पे ये जो यंग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप लोग बहुत बहुत क्रिटिकल हो, क्योंकि ये जितना मेरी रिसर्च है उसके अनुसार हमारा जो 35-40 प्लस की जो पॉपुलेशन है वो काफी अवेयर है, और वो रिलेटिवली उनको पता भी है 2014 के पहले भारत की क्या हालत थे। लेकिन जो यंग है, जो यूथ है, 10 साल 12 साल के बच्चे, वहां से लेकर जो 20-25 साल तक के जो लोग हैं, वो काफी भ्रमित हो गए हैं। तो जो यंग आप लोग जो इन्फ्लुएंसर्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंस्टाग्राम पे आप सही तरह का जो करेक्शन है वो जाता रहे आप लोगों की तरफ से। क्योंकि अब इन लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है, आप देखिए कि हिंदू खतरे में है, इसको जोक बना रहे हैं। मतलब अगर ये जोक होता तो वहां पे जो सैकड़ों हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश में, वो तो नहीं होता ना। मतलब आपने कभी सुना है यहाँ से कि बांग्लादेश बाय द वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमसे ऊपर है, हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे ऊपर है, हेल्थ इंडेक्स में ऊपर है, फूड सिक्योरिटी में सब में ऊपर है। आपने कभी प्रयास किया, आपने वैसे प्रयास किया कभी बांग्लादेश की बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करके ढाका में जाके बस जाऊं? नहीं किया ना। कि आपने सुना है किसी को कभी कि भारत के कोई लोग उसको क्रॉस करके ना बांग्लादेश में भागने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं सुना ना। वो लोग आ रहे हैं। तो ये इंडेक्सेस भी सारे झूठे हैं। अब सिमिलरली इनका सो दिस वाज वन ऑफ द इंसिडेंट्स आई चेक कि ये इसने अपने मामा जी के बारे में बताया था कि कोई 60 साल के मामा जी हैं और वो पूरे समय हिंदू खतरे में बोलते रहते हैं। द इंटायर आइडिया वाज कि उनको बताएं कि जो भी हिंदुओं के लिए बात कर रहा है वो कूल नहीं है। कूल इज बेसिकली हिंदुओं के बारे में बात मत करो, देन यू आर कूल। तो अगर आप हिंदुओं की बात कर रहे हो तो तुम तो ओल्ड बूमर हो। तो यहाँ पर जो यंग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके पास में बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप मतलब उसको अंडरस्टिमेट मत करिए। हमारी अगर इस समय सबसे ज्यादा अगर मार्गदर्शन की जो जरूरत है वो हमारे यूथ को है। कई बार अब और उन सारे चीजों में ये हो रहा है कि पेरेंट्स भी जो हैं, पेरेंट्स हैं वो भारत से प्यार करते हैं, दादा दादी भारत से प्यार करते हैं, लेकिन बच्चे हैं वो कंफ्यूज हैं और उनको किसी तरह का गाइडेंस नहीं मिल रहा है। ऐसे समय में आप लोग जो उन बच्चों से सिर्फ 4 साल या 5 साल भी बड़े हैं ना, बड़े भाई और बड़े बहन की तरह अगर उनका हाथ पकड़ के उनको उनकी लैंग्वेज में अगर आप समझाओगे तो वो आप लोगों से ज्यादा बेटर समझेंगे वर्सेस अगर हमारी उम्र के या मुझसे जो बड़े उम्र के जो लोग हैं अगर वो उनको समझाने का करें। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग रोल प्ले करने वाले हो, उसको बहुत सीरियसली लो, क्योंकि वंस अगेन दिस इज द वॉर ऑफ 4th डायमेंशन। हम लोग युद्ध के बीच में हैं इस समय।
इनको मतलब इन्होंने आप ये देखिए, सबसे पहले तो Will India's Booker Prize winning author face jail for 14 years for remark? मतलब ये उसके बुकर प्राइज से क्या लेना देना है, जिस चीज में वो जेल में जा रही है वो कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, उसका मतलब उससे क्या लेना देना है? मतलब ये तो आप इसको ऐसे समझिए कि मैं किसी के घर में या बैंक में घुस के डाका डाल देता हूँ और उसके बाद हेडलाइन आती है कि लंदन बिजनेस स्कूल के एमबीए फाइनेंस सीईओ को जेल डाला जा रहा है। भाई जेल क्यों डाला जा रहा है पहले वो बताओ, उसने एक क्राइम किया था, तो पहले तो ये था, उसके बाद में उसको एक मेड अप, इसके पहले जब तक इसको प्राइज ये दिया गया पेन प्रिंटर, मतलब मैंने नाम ही नहीं सुना था, अचानक से उसको पेन प्रिंटर अवार्ड दे दिया गया जैसे ही उसको कोर्ट ने बोला कि हाँ ये कन्विक्ट कर लिया इसको, तो इमीडिएटली उसको अवार्ड दिया गया। उसके बाद पूरे भारत में उसके भारत के मीडिया ने भी चला लिया, अरुंधति रॉय विंस दिस प्राइज एंड दिस प्राइज एंड दिस प्राइज, एंड देन वहां से बताया कि जिसने प्राइज लिया है उसको किस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये हमेशा से आप वंस अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज नैरेटिव। Narrative is a coherent story with a message. It makes you feel about something. Most likely जो लेफ्ट का जो सबसे पसंदीदा हथियार होता है वो आपको विक्टिम की तरह फील कराता है। दूसरा होता है कि कोई और विक्टिम है, अब वो जो विक्टिम है उसके साथ में आपका जो लिंकेज है वो एस्टैब्लिश करते हैं। जैसे अगर आप सिख हैं तो आपको बोलेंगे वो देखो सिख को इस तरह से मारा जा रहा है भारत में, दलित होंगे तो दलित को मारा जा रहा है। और मजेदार बात यह है कि भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ब्राह्मणों को लगता है कि हमारे को अटैक किया जा रहा है, तो फिर बचता कौन है? मतलब कौन किसको मार रहा है कॉन्स्टेंटली, एंड एवरीवन इज अ विक्टिम, नो वन इज विनिंग बट सब लोग विक्टिम है। इसको ऑफ कोर्स इंडियन इलेक्शंस, ईवीएम, ये सारी चीजें तो खैर चलती रहेंगी, थोड़ा सा हैक करना इनको मुश्किल है, बट बात यहाँ पे ईवीएम की नहीं है। इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ईवीएम नहीं है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है भारत के जो एस्टैब्लिश 70 साल पुराने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बाकायदा प्रोसेसेस होती हैं, ऑडिट्स होते हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं, कमिटीज होती है जिसमें डिसीजंस लिए जाते हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई तुम तो काला कुत्ता लोग हो ना, ब्राउन लोग हो, यू कांट रन योर कंट्री। सो तुम्हारा इलेक्शन कमीशन है वो भी बकवास है, तुम्हारी जुडिशरी है वो भी बकवास है, हम बताएंगे कि तुमको कैसे रन करना चाहिए। सो ये उसी तरह की सारी चीजें। इंडियन मीडिया तो अभी इलेक्शंस खत्म हुए यूएस में, वो एक बंदा क्रिपल है, चल नहीं पा रहा है, उसको कोई होश नहीं है, वो क्या बोल रहा है, कौन सी दुनिया में है। वहां की पूरी अमेरिकन मीडिया जो बाइडेन इज द बेस्ट, जो बाइडेन इज शार्प एज अ टिक, इस तरह की हेडलाइंस चला रहा है, और अचानक से वो चलते चलते स्टेज में दूसरे डायरेक्शन में चला जाएंगे, कभी कुछ करेंगे, फाइनली ही गॉट एक्सपोज, ही लॉस्ट। बट गोदी मीडिया कौन है? भारत की। क्यों? क्योंकि अब भारत की मीडिया का एक स्मॉल पार्ट है जिसने सच को सच बोल दिखाना शुरू कर दिया है, तो उसके कारण अब इंडियन मीडिया को टारगेट किया जा रहा है। तो हम इन पे भरोसा नहीं रखें, हम भरोसा करें बीबीसी पे। वो बीबीसी, बाय द वे मैं इंग्लैंड में पढ़ा हूँ, रहा हूँ वहां पर, तो वहां पे टीवी अगर आपके पास है तो आपको टैक्स देना पड़ता है, वो जो टैक्स होता है वो बीबीसी के पास जाता है, जिससे वो बीबीसी को फाइनेंस करते हैं। तो मतलब, और वो अपने आप को फ्री मीडिया बताते हैं कॉन्स्टेंटली। अगर आप बीबीसी ने जितनी ज्यादा मिस रिपोर्टिंग, जितनी रेसिस्ट रिपोर्टिंग भारत को लेकर करी है, हिंदूज को लेकर करी है, उस पे तो मतलब कितने ग्रंथ लिखे जा सकते हैं जिसका कोई वो नहीं है। रेसिस्ट लोग हैं, आप एवरी टाइम व्हेन दे आर कॉलिंग भारत के मीडिया को गोदी मीडिया बोल रहे हैं, हर बार इनका रिकॉर्ड चेक करो। अभी कुछ दिन पहले सीरिया में जो युद्ध हुआ, जिसमें वहां पर भी जो गवर्नमेंट टॉपल हुई, जो कू हुआ, वहां पे सीएनएन के रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर, वो रंगे हाथों पकड़ाई हैं मैनिपुलेट करते हुए। उन्होंने एक व्यक्ति को वहां पे कैदी बना के रखा ताकि उसको दिखा रहे कि स्टिंग करा था, वो स्टिंग फेक निकला। ये सीएनएन की क्रेडिबिलिटी है।
तो CNN, BBC ये हमको बताएंगे कि सच और क्या होता है और झूठ क्या होता है। फाइनल समय खत्म हो रहा है। फाइनल जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि AI के आने के कारण इस तरह के जो अटैक्स हैं जो भारत के ऊपर हो रहे हैं या जो पहले होते रहते हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि अब और आसान हो गया है पैटर्न्स बनाना, डिजाइन करना, प्लानिंग करना, कैंपेन्स को बनाना, उस कैंपेन को कोहेरेंट रखना, तो ये अभी बहुत आसान हो गया है। तो आप लोग भी जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितना टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे उतना अच्छा है, और उसको लेकर ना ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। इट्स नॉट लाइक प्रोग्रामिंग कि इंजीनियरिंग के समय होता था कि आपको सीखना पड़ता था। आपका जो भी AI एजेंट है, जो भी LLM है, ट्रीट दैट थिंग एज योर फ्रेंड। उससे बात करो, एक बार नहीं समझेगा, 2 बार नहीं समझेगा, 3 बार नहीं समझेगा, इवेंचुअली आ जाएगा। दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर दोगे। तो टेक्नोलॉजी का जितना आप प्रयोग कर सकते हो करो। एंड वंस अगेन, अगली बार से कोई भी जो न्यूज वायरल हो रही है उस पर रिएक्ट करने से पहले, खासतौर पे इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि आप लोग एक व्यक्ति, आप लोग 10-10, 20-20, 25-25, 1-1 लाख लोगों को इम्पैक्ट करते हो। उसका वो समझिए पर्पस कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई चीज वायरल क्यों हो रही है, क्या रीजन है, और उससे बेनिफिट किसको हो रहा है। अगर वो भारत के विरोधी है तो फिर आप समझने का प्रयास करिए कि उसको किस तरह से नेगेट किया जा सकता है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट मैसेज, द फाइनल मैसेज बिफोर आई फिनिश दिस, युद्ध के बीच में 2 ही पक्ष होते हैं, एक भारत का पक्ष है और एक भारत विरोधी पक्ष है, न्यूट्रल कोई नहीं होता है। तो ये जो फैशनेबल जो टर्म है, खासतौर पे जो यूथ में, कि हम न्यूट्रल है, ये सब बंद करिए और इसको बंद करवाइए। युद्ध में अगर आक्रांताओं के साथ, अगर आपके ऊपर, आपके देश के ऊपर में कोई अत्याचार हो रहा है और मैं आराम से खड़े होकर अगर कैपेचिनो सिप करते हुए उसको देख रहा हूं, तो मैं न्यूट्रल नहीं हूं। आई हैव ऑलरेडी चूजन माय साइड। दैट मींस कि जो आक्रांता है मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं। तो ये न्यूट्रल वाला जो पार्ट है वो खत्म करिए। केवल 2 ही साइड है इसमें, या भारत के साथ हो या भारत के विरोधी हो। बस दैट्स इट।